कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये चीज लेकर उपस्थित होता हूँ और 5 क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप उनके कमेंट्स में आंसर दे सको। तो पहले लास्ट क्लास के वे 5 क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो आपको दिए थे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने के लिए। तो कल की वीडियो को देखकर बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए है कल वाले क्वेश्चन के। तो बच्चों मेहनत करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये पेपर के आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं डेली लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। चलो पहले वे 5 क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में आपको दिए थे तो देखते हैं लास्ट क्लास का हमें पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर अधिकांशतः बच्चों ने सही दिया है। क्वेश्चन आंसर अधिकांशतः बच्चों का सही है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या था। वैसे जिन बच्चों को नहीं पता चला तो बच्चे देख ले इसका आंसर क्या है। तो जो पंजाब है ये एक काफी बड़ा क्षेत्र था भारत की आजादी से पहले और पंजाब नाम 5 नदियों की भूमि के कारण पड़ा। 5 नदियों की भूमि, जो पंजाब नाम है इसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। और 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आजाद हुआ तो पंजाब का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा भारत में रह गया। तो देखते हैं जो ये पंजाब है इसकी राजधानी क्या थी। देखते हैं पंजाब की राजधानी क्या थी। भारत की आजादी से पहले 1947 से पूर्व पंजाब की राजधानी क्या थी। तो आंसर है कराची। आपको याद रखना है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय पंजाब की राजधानी कराची थी। 1947 से 1953-53 तक जो पंजाब की राजधानी रही है शिमला। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ से पहले पंजाब की राजधानी क्या थी, शिमला, और शिमला से पहले कराची थी। 1953 से लेकर अब तक चंडीगढ़ राजधानी है। और आपको पता भी होगा 1966 में 1966 में जो पंजाब भारत में था उसका विभाजन किया गया। पंजाब का विभाजन हुआ और पंजाब से एक अलग राज्य बनाया गया था हरियाणा, और दोनों की कंबाइंड राजधानी चंडीगढ़ रखी गई। रखना है पंजाब का विभाजन कब हुआ, 1966 में हुआ और एक राज्य बनाया गया हरियाणा। तो क्वेश्चन था, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है। देखो जो पंजाब है जो भारत में है इसकी ऊपर की सीमा पर जम्मू कश्मीर पड़ता है और जम्मू कश्मीर के बाद जो सीमा पड़ती है हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश के बाद सीमा पड़ती है हरियाणा की, और हरियाणा के बाद राजस्थान की। तो पंजाब की जो सीमा से लगते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की पंजाब से सीमा नहीं लगती। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में अक्सर का क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती।
तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको भारत का मैप याद करना पड़ेगा, और याद करने का सही तरीका मैप बनाकर प्रत्येक राज्य को मैप में फिल करो। तो ऐसा बार बार करने से आपके सभी राज्य और उनका मैप याद हो जाएगा। तो एक था आपका कल का क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को देना था। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक सही आंसर देने के लिए। तो आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन को लेकर। वह ब्रिटिश राजा जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। देखो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, सभी को पता होगा। तो इस समय पूछा जाता है कई बार कि प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन थे। तो हम दोनों याद करेंगे प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति के समान वहां पर क्या बनता है, राजा। तो राजा कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली। राजा की बात करते हैं जॉर्ज 6। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही है। तो ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों का ठीक है अक्सर कर, जिस बच्चे ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं सभी का ठीक है। तो आगे चलते हैं हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 93। और 93 क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था और क्यों भारत भेजा गया? तो 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। और आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स, एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे हमारे स्टेफर्ड क्रिप्स अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन जैसे भारत आया तो इसका उद्देश्य क्या था भारत आने के पीछे? तो भारत में संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था स्थापित करना। तो उद्देश्य क्या था? भारत में एक संवैधानिक तंत्र स्थापित करना और भारत को सत्ता हस्तांतरित करना। इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था करना और भारत को सत्ता हस्तांतरित करना। तो ये था कैबिनेट मिशन का उद्देश्य। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यही कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, सत्ता हस्तांतरित करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना भारत में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं तो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 क्वेश्चन में क्या है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कौन सही समलेखित नहीं है। सही समलेखित नहीं है। एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ इनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, पुस्तक और लेखक। तो देखना है कि कौन सी पुस्तक का सही मैच लेखक से नहीं हो पा रहा है। हुमायूं नामा पुस्तक, देखो हुमायूं नामा पुस्तक हुमायूं ने नहीं लिखी, ये पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई। हुमायूं नामक पुस्तक लिखी है गुलबदन बेगम ने। बाबर नामक पुस्तक बाबर ने लिखी है, सही है। तुजुक एक जागीरी जागीर ने लिखी है, सही है। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखी है, ये भी सही है। तो एक ही मैच नहीं कर पा रहा है, वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो सही आंसर होगा ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 95। और 95 में है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। तो गौतम जो बुद्ध थे, जिन्होंने एक बौद्ध समिति बनाई थी, तो बौद्ध समिति में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। महिलाओं को प्रवेश गौतम बुद्ध ने अपनी बौद्ध समितियों में, अपने संघ में नहीं दिया था। तो हुआ ऐसा कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य रहे आनंद। तो आनंद ने गौतम बुद्ध से काफी आग्रह किया कि बौद्ध में महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए। तो आनंद के आग्रह में महिलाओं के प्रवेश के लिए गौतम बुद्ध ने एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की। और कहां पर की थी ये स्थापना? वैशाली में। स्थापना कहां पर की गई थी? वैशाली में की गई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा शिष्य आनंद के आग्रह करने पर। तो बच्चे क्वेश्चन बनता है काफी इंपॉर्टेंट, पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और ये कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली मां थी। कौन थी ये? गौतम बुद्ध की सौतेली मां थी। तो सही आंसर क्या होगा? वैशाली। तो ये थे वे 5 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो अब चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 96 है। 96 क्वेश्चन है हमारा। 96 क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम देश कहां दिया था? चलो बच्चों थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म की बात करते हैं हमें, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु में पढ़ता था। लुम्बिनी में हुआ था जन्म गौतम बुद्ध का। यदि पिता की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, शाक्य गण से। माता महामाया
जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो महामाया का देहांत हो गया था। महामाया का देहांत हो गया था। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था, पालन पोषण, तो पालन पोषण करने वाली इनकी जो सौतेली माँ थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और बात करते हैं पत्नी की, तो इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी यशोधरा से। इनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम राहुल था। तो नोट करना है आपको बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है सीधा सीधा ही, और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है बचपन का नाम। तो आपको गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी याद रखना है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था। ग्रह त्याग किया था। तो माना जाता है कि जो ग्रह त्याग के कारण थे वो थे एक वृद्ध व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, सब देखना, मृत व्यक्ति को यानी कि, और सन्यासी को देखना। यानी कि एक बार ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध सुबह सुबह निकले और निकलते ही सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो उनके मन में विचार आता है कि प्रकृति का नियम है कि आदमी को वृद्ध होना है, बीमार होना है, और आगे चलते हैं उनको एक शव मिलता है तो सोचते हैं कि आदमी को मरना भी पड़ेगा, और सन्यासी को देखते हैं। और जैसे ही गौतम बुद्ध 4 दृश्य देखते हैं तो इनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि प्रकृति का सत्य क्या है, सत्य क्या है। और गौतम बुद्ध ग्रह त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं गौतम बुद्ध, और कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। और कठोर तपस्या कहाँ होती है गौतम बुद्ध की? बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है। ऋजु वो ज्ञान प्राप्त होता है पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश दिए, और इनका जो प्रथम उपदेश था गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध का था इस सारनाथ में हुआ था, सारनाथ में। तो कई बार क्वेश्चन पूछने जाता है, एग्जाम में आता है कि इन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, जिनका प्रथम उपदेश था। और उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध के उपदेश देने घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, कुशीनगर में हुई थी। तो बच्चों नोट करना, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था
तो प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। तो ऑप्शन क्या है सही? सारनाथ। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो नोट करना बच्चों इसको। और आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 97, क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष पहचान क्या रही है? तो आपको ऑप्शन में से बताना है। देखो, दो सभ्यता काफी प्रसिद्ध है भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता और एक आर्यों की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता रही है और आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता रही है। तो शहरी सभ्यता का अर्थ क्या है? पक्की ईंटों के मकान, पक्की ईंटों के मकान थे, सड़कें पक्की थी, चौड़ी थी, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी सड़कें, और जल निकासी का अच्छा प्रबंध था। सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता की विशेषता थी पक्की ईंटों के मकान, सड़कें चौड़ी और एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, जल निकासी के उचित प्रबंध थे। से बात करें आर्यों की, तो सड़कें पक्की नहीं थी, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पक्की ईंटों के मकान नहीं थे। तो यही अंतर है सिंधु घाटी सभ्यता में और आर्यों की सभ्यता में। तो सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता अलग पहचान करती है सिंधु घाटी की। तो आंसर क्या सही है? शहर योजन प्रणाली। ये एक विशेष सभ्यता रही है, विशेष पहचान रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो क्वेश्चन था 97। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम 98 क्वेश्चन को लेकर। तो 98 क्वेश्चन में है, 98 क्वेश्चन है हमारा, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? देखो, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी कहां पड़ती है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने, दो भाई कौन थे? हरिहर और बुक्का। दो भाइयों ने जो थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन कई बार हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंश आए? और कई बार क्वेश्चन आता है वंशों का सही क्रम सुझाओ जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। देखो, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था संगम वंश, फिर सालू वंश था, फिर तुलु वंश था, और सबसे जो अंतिम वंश था विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अराविडु वंश। और आपने एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना पढ़ी होगी, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और इससे क्वेश्चन भी बनता है कि किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो तालीकोटा के युद्ध में।
ये तालीकोटा का युद्ध राक्षसी तांगड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया। इसी कारण इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था और 4 साम्राज्य एक तरफ थे। विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, सदा शिव राय अरावलू वंश थे, और 4 एक तरफ थे। 4 कौन थे ये देख लेते हैं हम। तो ये 4 एक गुट में थे और ये एक तरफ थे, और इन चारों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। अर्थात विजय साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी इन चारों ने मिलकर। एक तो अहमदनगर, एक बीजापुर, एक बिदर, एक था गोलकुंडा। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, इस युद्ध में किसका पतन हुआ था। तो युद्ध में पतन हो गया था विजयनगर साम्राज्य का। तो इसके जो खंडर है, तो हम्पी के खंडर तो कहां मिलते हैं, विजयनगर में। और राज्य की बात करते हैं वर्तमान में कर्नाटक राज्य में। तो नोट करना, तुंगभद्रा नदी के तट पर 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी हम्पी थी। 4 वंश आए और युद्ध लड़ा गया, तालीकोटा का युद्ध है जिसमें पतन हो गया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना इसको बच्चों। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन। और 99 क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो 1913 की बात करते हैं हमें। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 13 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना? सोहन सिंह भाभना और लाला हरदयाल, दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की। और गदर नाम से एक समाचार पत्र चलाया था। एक क्वेश्चन बनता है कि अन्य प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो 2 अन्य प्रमुख व्यक्ति भी थे। व्यक्ति थे काफी वैसे, लेकिन 2 अन्य प्रमुख व्यक्ति आते हैं। एक तो रास बिहारी बोस और दूसरे जो थे मैडम भी काजी कामा। मैडम भी काजी कामा। मैडम भी काजी कामा को एक उपनाम भी दिया जाता है। आपको याद रखना है कि इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारतीय क्रांति कारियों की माता कहा गया। भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भी काजी कामा को कहा जाता है। तो अब बात करते हैं गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर खोला गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में खोला गया था। तो थे गदर पार्टी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सैन फ्रांसिस्को। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 100। तो हमारा 100वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखो जो महात्मा गांधी जी थे
थे, एक राजनीतिक और एक धार्मिक। तो हम बात करते हैं धार्मिक गुरु कौन थे, तो धार्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय, और राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको दोनों ही गुरु याद रखने हैं, कोई से भी गुरु पूछा जा सकता है एग्जाम में। राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और धार्मिक गुरु कौन थे, लियो टॉलस्टॉय। तो आगे चलते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, हमें आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो ये था 100 क्वेश्चन हमारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 में है पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो पनामा नहर, देखो जो पनामा नहर है 77 किलोमीटर लंबी है, 77 किलोमीटर लंबी है। 1914 में निर्माण किया गया था। 1914 में पनामा नहर का निर्माण किया गया था। अब क्वेश्चन ये है किसको जोड़ती है। देखो एक महाद्वीप है, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका। तीसरा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से है उत्तरी अमेरिका। फिर इसके नीचे है चौथा बड़ा महाद्वीप क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, और ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। तो इन महाद्वीप के इस साइड में पड़ता है अटलांटिक महासागर, इस साइड पड़ता है प्रशांत महासागर। तो 1914 में ये व्यापार को सुलभ बनाने के लिए, जिससे व्यापारी अटलांटिक महासागर को होते हुए प्रशांत महासागर में जा सके और आसानी से व्यापार कर सके, तो 1914 में यहाँ पर एक नहर खोदी गई थी जो कहा गया पनामा नहर। 1914 में एक पनामा नहर खोदी गई थी 77 किलोमीटर लंबी। किसके लिए, व्यापार को सुलभ बनाने के लिए, जिससे व्यापारी अटलांटिक महासागर से होते हुए प्रशांत महासागर में व्यापार कर सके। तो इसका सही आंसर क्या है, तो पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। तो क्वेश्चन अच्छा है और आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अल्बाट्रॉस क्या है। तो जो अल्बाट्रॉस है ये पक्षी का नाम है। अल्बाट्रॉस एक पक्षी का नाम है जो उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है। ये आपके रेलवे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है अच्छा है। तो अल्बाट्रॉस क्या है, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है। वैसे जो प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में कटक भी है इस नाम से। प्रशांत महासागर के एक कटक को अल्बाट्रॉस नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो अल्बाट्रॉस है एक पक्षी भी है और प्रशांत महासागर में कटक भी है। जैसे कटक शब्द आया तो बहुत बच्चों ने तो ये पहली बार ही सुना होगा कटक। तो देखते हैं कटक क्या होता है, आपके माइंड में आओ कटक क्या होता है। तो कटक देख लेते हैं क्या होता है। जैसे समुद्र है और समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र में एक
एक तीक्ष्ण उभार होता है। तलहटी क्षेत्र में कई जगह एक तीक्ष्ण उभार होता है। जो तीक्ष्ण उभार होता है इसी उभार को कटक कहते हैं। तो समुद्र होता है और समुद्र के तलहटी क्षेत्र में जो उभार होता है भू क्षेत्र का, इसी को क्या बोलते हैं, कटक कहते हैं। तो अल्बाट्रॉस एक कटक है प्रशांत महासागर में, और एक समुद्री पक्षी का भी नाम है अल्बाट्रॉस। तो चलते हैं, समझ रहा होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। 103 आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? देखो अणु द्वारा जो ऊष्मा संप्रेषण की जाती है उसको क्या कहते हैं? जैसे एक होते हैं द्रव और एक होते हैं गैस, तो दोनों में संप्रेषण द्वारा ऊष्मा चलती है, अर्थात संवहन विधि द्वारा। तो देखते हैं कैसी होती है संवहन विधि। जैसे हमने एक बर्तन में द्रव लिया, आप पानी मान लो, हमने पानी लिया। यदि हम इस बर्तन को नीचे से गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो पानी के अणु हैं वो ऊष्मा लेकर ऊपर जाते हैं, ऊष्मा लेकर ऊपर जाते हैं, और ऊपर के जो अणु हैं वो स्थान भरने के लिए नीचे आते हैं, और जैसे ही ऊष्मा मिलती है इनको फिर ऊपर चले जाते हैं, और स्थान भरने के लिए ऊपर के अणु नीचे आते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया चलने लगती है। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं संवहन। तो आपको याद रखना है कि ठोसों में नहीं, द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा जो ऊष्मा का जो चलन की प्रक्रिया होती है उस संवहन द्वारा होती है। द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। द्रवों में और गैसों में संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। एक बात आती है ठोस। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है? हमने एक ली लोहे की छड़ और इस साइड से इसको गर्म किया, तो क्या होगा, जो इसके अणु हैं तो अणु क्या करते हैं, जैसे ही अणु को ऊष्मा मिली तो अणु क्या करेगा, अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणु को स्थानांतरित कर देगा, और ये अणु अपने पास वाले को फिर इस तरीके से और ये ऊष्मा चलने लगेगी। तो जो ठोस होते हैं तो ठोसों में ऊष्मा इसी प्रकार संचित होती है, और इसी प्रकार संचित होने की प्रक्रिया को बोलते हैं चालन। तो आपको याद ये भी रखना है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है, चालन द्वारा। अरे एक ऑप्शन दिया विकिरण, तो आपको विकिरण के बारे में भी याद होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो विकिरण विधि द्वारा ही संचित होता है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो विकिरण विधि द्वारा ही संचरित होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, संवहन। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। संवहन ही तो हुआ, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण, मतलब ऊष्मा ली और अपना स्थान छोड़कर भाग गए और ऊपर से अणु स्थान भरने के लिए आए। तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम, संवहन विधि। तो क्या आंसर है इसका, संवहन विधि। आपको याद है चालन विधि किसमें होती है, ठोसों में होती है चालन विधि, और विकिरण किसमें होती है, सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही
आता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 103। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 को लेकर। तो देखते हैं 4 में क्या है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख में, जो दूरदृष्टि दोष होता है किसी व्यक्ति को, तो उसकी आंख में क्या प्रक्रिया होती है। तो देखते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में। दूरदृष्टि दोष, वैसे काफी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता वो देख ले। दूरदृष्टि दोष क्या होता है। पहले क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है दूरदृष्टि दोष। देखो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब देखते हैं आंख में क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जो आंख की होती है रेटिना, रेटिना, यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो आंख का लेंस होता है इसकी अक्षमता घट जाती है। आंख के नेत्र की अक्षमता दूरदृष्टि दोष में घट जाती है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f। और f क्या है, फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f और f क्या होती है, फोकस दूरी। तो अक्षमता घटेगी तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे ही किरणें पड़ती है लेंस पर, तो लेंस की क्षमता घटी होती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, यदि हमें दूरदृष्टि दोष का निवारण करना हो तो क्या करते हैं, तो एक लेंस यूज करते हैं। तो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। ये याद रखना है बच्चों आप लोगों को कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो लेंस है उत्तल लेंस। और जैसे हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ देता है, और सिकोड़ते ही किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती है और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की, और फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ता है और सिकोड़ कर किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है। तो अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष वाली आंख में क्या होता है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणों का विसरण होता है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणों का अभिसरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। और हमारा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डालना। एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, धमनी की चाल होती है। देखो बच्चों हम अपनी बुकों में पढ़ते हैं धमनी की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर लिया गया मील प्रति घंटा में। देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो ये होती है धमनी की चाल, इसमें होती है मीटर प्रति सेकंड में। हमें पता है कि यदि हम 18/5 से गुणा कर दे
तो यही चाल बदल जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में। और हमें एक चीज और नोट करनी पड़ेगी बच्चों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/8 मील प्रति घंटा। मील प्रति घंटा। यदि हम यहाँ पर 5/8 से गुणा करते तो मील प्रति घंटा में हमारी चाल निकल जाएगी। 18/5 और 5/8 मील प्रति घंटा। तो हिंदी में लिख लो उसको, मील प्रति घंटा। तो अब सोल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 तिये 12 और 2 ना 18। अब 83 में 9 की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 3 27, 2 9 72 और 2 74, 747 मील प्रति घंटा। तो बच्चों ये चेंज करना आपसे आना चाहिए। आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ सकते हैं, ध्वनि की चाल मील प्रति घंटे पूछ सकते हैं, और अन्य किसी मात्रक में भी पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन था आज का लास्ट क्वेश्चन। और अब रोजाना की तरह ही 5 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो आगे चलते हैं वे क्वेश्चन लेकर जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो वे कौन सी गैस है जिससे सड़े अंडे की गंध आती है? H2S, NO2, SO2, N2O। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 107। लाल तत्व को पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है तो क्या बनता है? जल गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। दूध को खट्टा कौन करता है? प्रोटोजोआ करता है, बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है या नीमेटोड करता है? तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बच्चों आंसर देना है। 108 क्वेश्चन का है। 109 क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या उपराष्ट्रपति? आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके, जिनका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो लास्ट क्वेश्चन है 110वां, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीने, 3 महीने, 14 दिन, 6 महीने? तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। और बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करो। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और बच्चों कठिन परिश्रम करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।